नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसकबाजी समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। लंबे समय से छुयालों और गपोड़ियों का प्रिय विषय बना हुआ केदारनाथ उपचुनाव आखिरकार संपन्न हुआ। भाजपा अपनी ये सीट बचाने में कामयाब रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री धामी जी को फंचा भर के बधाई। उनके लिए नाक का सवाल बन चुके इस उपचुनाव को उन्होंने संभाल लिया और नाक बची तो लाखों पाए। अब छुयालों के बीच इस चुनाव के विश्लेषण का दौर चल निकला है और ये खुसराहट होने लगा है कि इन परिणामों के चौल बक्या को दिखाए जाने पर भविष्य की क्या तस्वीर नजर आती है। हमने भी कुछ राजनीतिक बक्याओं से ये चौल पूछवाए तो भविष्य की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। इन्हें एक एक कर पार्टी वाइज समझते हैं और इसकी शुरुआत उसी पार्टी से करते हैं जो फिलहाल राज्य में और देश में सबसे मजबूत पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में जो 2 उपचुनाव हुए उनमें भाजपा की हार हुई थी। सत्ताधारी दल का उपचुनाव हार जाना अमूमन सरकारों के लिए घंघतौल वाली स्थिति तो बनाता ही है, क्योंकि ये माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल का एक क्लियर अपर हैंड होता है, न सिर्फ संसाधनों और मशीनरी पर कब्जा होने के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आम मतदाता भी इसी मनोदशा में होते हैं कि अपने क्षेत्र से चुनकर किसी को विपक्ष में बैठाने से अच्छा है कि उसे ही चुना जाए जो मौजूदा सरकार का हिस्सा हो और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे से अच्छे काम करवा सके। इसलिए 2 उपचुनाव में हार मिलने से उत्तराखंड सरकार और उसके मुखिया पर सवाल उठना स्वाभाविक ही था। लेकिन बड़ी तस्वीर देखी जाए तो बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीट पहले भी भाजपा की नहीं थी, इसलिए इनमें जो उपचुनावों की हार भाजपा को मिली उससे उसे कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मंगलौर सीट तो भाजपा के लिए हमेशा से ही अभेद रही थी। इसके बावजूद उन्होंने हरियाणा से जो इंपोर्ट करके प्रत्याशी मंगवाए उसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि अब आगे के लिए भाजपा इस सीट पर उम्मीद बना भी सकती है। बद्रीनाथ सीट भी भाजपा की नहीं थी, लेकिन देश में जो नई तरह की राजनीति चल निकली है, जिसमें दूसरी पार्टियों के अभागी निर्भागी बागी की शक्ल लेकर रातों रात पार्टी बदल लेते हैं, उसी राजनीति का नतीजा था कि बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भी रातों रात करकंज मुख हो गए। लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने इस बार इस दल बदल को फुंड चुलियाया और राजेंद्र भंडारी की स्थिति अब खा माछा वाली बना दी। सीट फिर से कांग्रेस को मिल गई, जो पहले भी कांग्रेस की ही थी। इस तरह से देखें तो भाजपा को बद्रीनाथ में भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, केदारनाथ में अगर भाजपा हार जाती तब जरूर ये बड़ी हार होनी थी, क्योंकि 2022 में भाजपा ने इस सीट पर राज्य गठन के बाद से सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। अब कई लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि हालिया चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान अगर मैदान में नहीं होते तो उनको मिले 9000 से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले होते और तब भाजपा ये उपचुनाव हार चुकी होती। इसलिए भाजपा की इस जीत को कई लोग कुछ कम करके आंक रहे हैं। लेकिन ये तर्क बिल्कुल वैसा है कि मेरी मौसी के बल जूंगे होते तो मैं उन्हें मौसा बुलाता। त्रिभुवन चौहान को इतने वोट मिलना क्या संकेत देता है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सिर्फ भाजपा को मिले वोट ही देखे जाएं तो उनका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही है। राज्य गठन के बाद से आज तक इस सीट पर जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा को सबसे ज्यादा वोट इसी बार पड़े हैं। तो मौजूदा सरकार के खिलाफ युवाओं से लेकर आम नागरिकों में भले ही रोष और नाराजगी हो, चुनावी तिकड़म में भाजपा आज भी सबसे मजबूत है। इसे नकारा नहीं जा सकता। फिर जिस तरह से इस चुनाव में कांग्रेस ने इसे धाम बनाम धामी का चुनाव घोषित किया था, ये नारा भी अब कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में ही खड़ा हो गया है। अगर ये चुनाव भाजपा और मुख्यमंत्री की अग्नि परीक्षा थी, जैसा कि कई विश्लेषक इसे बता भी रहे थे, तो उन्हें अब ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि ये अग्नि परीक्षा भाजपा और मुख्यमंत्री धामी ने पास कर ली है। 2027 के लिए भी इस चुनाव ने भाजपा को इतना तो आश्वस्त किया ही होगा कि राज्य की राजनीति में अगर कोई अप्रत्याशित फेरबदल नहीं होता तो कांग्रेस के मुकाबले वो कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में आज भी है और संभवतः आगे भी रहेगी। कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए चुनाव भाजपा से ज्यादा अहम हो सकता था। इस चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत मिलती तो भले ही सरकार का वो कुछ नहीं फरका पाते, लेकिन उनके अपने अस्तित्व के लिए जीत संजीवनी हो सकती थी। एक तो भाजपा की सीट उड़ा ले जाने का आत्मविश्वास उन्हें मिलता और उससे ज्यादा ये हिम्मत मिलती कि 2027 में वो 1 दशक का सूखा खत्म करने की स्थिति में आ सकते हैं। अब कांग्रेस के कई समर्थक और उनसे सहानुभूति रखने वाले विश्लेषक इस हार का ठीकरा निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान पर फोड़ते हुए कह रहे हैं कि भाजपा के विरोध में जो वोट कांग्रेस को मिलने थे उनमें से कई वोट त्रिभुवन चौहान ले उड़े, इसलिए कांग्रेस हार गई। हे लठियालों,
आपके इस तर्क में ये स्वीकारोक्ति भी तो है कि भाजपा से उकता चुकी जनता ने एक अल्पज्ञात निर्दलीय पर भरोसा जताकर उसे वोट कर दिया, लेकिन फिर भी आपको वोट के लिए नहीं चुना। तो ये मंथन तो आपको ही करना पड़ेगा कि ऐसा क्या बज्जर पड़ा है आपकी राजनीति में कि आप जनता का भरोसा जीतने में लगातार पुइयां होते जा रहे हो। कायदे से अगर आपने आत्ममंथन किया तो ये खोज पाना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी। अव्वल तो आपके सारे फुंदिया नेता अब भाजपा जुगा हो चुके हैं। आपकी पार्टी में जो बचे हैं उनमें से अधिकतर बिना सेना के सेनापति हैं, जिनका जनाधार वैसा ही है जैसा मुंबई के एजाज खान का कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर तो हैं 5.5 मिलियन, लेकिन वोट पड़े कुल जमा 155। कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी है कि अगर आज ही अचानक राज्य में चुनाव घोषित हो जाएं तो उन्हें 70 सीटों के लिए कायदे के प्रत्याशी तक खुजाना मुश्किल पड़ जाए। उनके लिए जो कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे, आज भाजपा में जाकर मंगतू के ब्यो में पत्तल बांटने के काम पर लगा दिए गए हैं। और अब जो बचे हुए हैं उनमें कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो जनता के बीच पकड़ रखते भी हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पकड़ भी इतनी मजबूत तो नहीं ही है कि वो अपने दम पर पूरी पार्टी को उभार सकें। ऊपर से दिल्ली की हाजिरी बजाने की मजबूरी उनकी अलग से है, जबकि केंद्रीय कांग्रेस के लिए फिलहाल खुद ही दिल्ली दूर है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव ज़्यादा परेशानियां लेकर आया है, बल्कि इस चुनाव के बहाने अगर प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति के बीज तलाशे जाएं तो यही संकेत मिलते हैं कि ऐसा कोई भी विकल्प अगर बनता है तो सबसे पहले प्रदेश में कांग्रेस का ही सुपड़ा साफ करेगा। लेकिन इस वैकल्पिक राजनीति के नैरेटिव में आखिर कितना दम है और क्या जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब प्रदेश में जनता भाजपा और कांग्रेस से इतर किसी राजनीतिक विकल्प के लिए बेचैन होने लगी है। हालांकि सिर्फ केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम के आधार पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। केदारनाथ में हमेशा से ही कांग्रेस और भाजपा से इतर किसी बागी या निर्दलीय प्रत्याशी को अच्छी खासी संख्या में वोट पड़ने का एक पूरा इतिहास रहा है। बल्कि इस सीट पर तो ऐसे ऐसे समीकरण भी बने हैं जहां कांग्रेस और भाजपा कभी तीसरे तो कभी चौथे नंबर पर धकेल दी गई। इसलिए इन चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को मिले वोटों को अगर आइसोलेशन में देखा जाए तब तो ये एक सामान्य ट्रेंड ही नजर आता है। लेकिन अगर राज्य में वैकल्पिक राजनीति का इतिहास देखा जाए और पिछले 4-5 सालों में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं उनके आलोक में इसे देखा जाए, तब यह जरूर कहा जा सकता है कि 25 साल बाद उत्तराखंड में संभवतः वो परफेक्ट पॉलिटिकल वैक्यूम इसी समय बन रहा है जिसमें कोई तीसरी राजनीतिक शक्ति आकर भर सकती है और इस वैक्यूम का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे इन पहाड़ों में धारा के विपरीत बहने वाली राजनीति का स्पेस हमेशा से ही रहा है। आज़ाद भारत के पहले चुनावों से ही जब कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, तभी से पहाड़ों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लेकर निर्दलीय लोगों तक ने जीत हासिल की है। नारायण दत्त तिवारी से लेकर मदन मोहन उपाध्याय और बैरिस्टर मुकुंदी लाल से लेकर प्रताप भैया तक सब उस दौर की प्रमुख पार्टियों के खिलाफ चुनाव जीते। कुमाऊं में सोशलिस्ट पार्टी तो गढ़वाल में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। प्रदेश गठन के बाद भी निर्दलीय विधायकों के जीतने का यहाँ एक लंबा सिलसिला रहा है और कई बार तो निर्दलीय प्रत्याशी सबसे निर्णायक भूमिका में भी रहे कि उनके सहारे ही सरकारें बनी और चली भी। तो प्रदेश का इतिहास विकल्पों के लिए तैयार तो हमेशा से रहा है, लेकिन इनकी परिणति हमेशा ही बड़ी जलधाराओं में मिल जाने यानी मुख्य धारा की पार्टियों में विलीन हो जाने की रही है। कोई संगठित तीसरा विकल्प प्रदेश कभी मजबूती से खड़ा नहीं कर पाया। यहाँ की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी यूकेडीबी बारी बारी कांग्रेस और भाजपा को समर्थन देते हुए ऐसे नेपथ्य में जा चुकी है कि अपना चुनाव चिन्ह तक खो चुकी है। लेकिन बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में एक अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल जरूर देखी जा रही है। प्रदेश निर्माण के बाद से आज तक सबसे बड़े आंदोलन बीते कुछ समय में ही हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आंदोलनों का नेतृत्व बॉबी पंवार, मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया जैसे उन युवाओं ने किया जिनके पीछे कोई मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं खड़ा था। ये सिर्फ कुछ जुनूनी नौजवान थे जिन्होंने बेरोजगारी से लेकर मूल निवास और भू कानून तक के मुद्दे को इतनी मजबूती से उठाया कि हजारों लोग इनके साथ सड़कों पर उतर आए और सरकार को विपक्ष से ज़्यादा इन्हीं लोगों के आंदोलनों ने इस दौरान परेशान किया। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से प्रदेश में इन्हीं लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपक्ष की भी भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो रोजगार का सवाल हो, ज़मीनों की लूट का सवाल हो, रिटायर हो चुके चहेते अधिकारियों पर बलिहारी जाते नेताओं का ट्रेंड हो, या फिर प्रदेश की मवासी घाम लगाने वाले ऐसे ही तमाम अहम मुद्दे। यही युवा हैं जो इतनी मुखरता से अपनी बात बोल रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं और मुकदमे तक झेल रहे हैं।
इन युवाओं में राजनीतिक विकल्प तैयार करने के अंकुर जनता देख भी रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टिहरी लोकसभा सीट का चुनाव है, जहां बॉबी पवार ने 1,60,000 से ज्यादा वोट लेकर यह दर्शा दिया कि विकल्प की बात करना असंभव तो बिल्कुल नहीं है। केदारनाथ उपचुनाव में भी बॉबी पवार को ही सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि निर्दलीय त्रिभुवन चौहान 9,000 से ज्यादा वोट लाने में सफल हो सके। इन परिणामों ने उस नैरेटिव को जबरदस्त घचाक मारी है जो हमेशा से निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वो नैरेटिव है कि ऐसे प्रत्याशियों को वोट कटवा घोषित कर दिया जाता है। मुख्यधारा की पार्टियों को ये नैरेटिव सबसे ज्यादा सूट करता है कि हर तीसरे व्यक्ति को वोट कटुआ जैसा हल्का शब्द देकर अप्रासंगिक बना दिया जाए और जनता को यही समझाया जाए कि इन्हें वोट देकर अपना वोट खराब मत कीजिएगा। इस नैरेटिव के चलते ऐसे कई प्रत्याशी जो जनता के बीच अच्छी खासी छवि भी रखते हैं, कभी अच्छे वोट हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जहां कहीं भी जनता को थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है कि उनका वोट बदलाव कर पाने में सक्षम है, वहां फिर राजनीति में बड़ा उलटफेर होकर ही रहता है। इसका सबसे मुफीद उदाहरण दिल्ली है। अन्ना आंदोलन से छिटक कर जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और पहला चुनाव लड़ा तो दिल्ली की जनता को भी उनके जीतने की इतनी उम्मीद नहीं थी। भाजपा और कांग्रेस उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3 आदमी पार्टी कहा करती थी और उनका मजाक बनाती थी कि उन्हें 3 सीट भी हासिल नहीं होंगी। लेकिन पहले ही चुनाव में जब आम आदमी पार्टी 28 सीट जीतकर दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो उसने लोगों में ये विश्वास पैदा कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा से इतर किसी विकल्प का जीतना संभव है। यही विश्वास था कि इसके कुछ ही समय बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को सौंप दी। 1.5 साल के अंतराल में हुए इन 2 चुनावों में सिर्फ इतना ही बदला था कि जनता को यह विश्वास हो चुका था कि विकल्प का जीतना संभव है। वोट कटवा वाला नैरेटिव मुंह के बल गिर चुका था और दिल्ली की राजनीति में एक नई धुरी पैदा हो चुकी थी। हालांकि आज उस पार्टी की क्या स्थिति है और उसने क्या क्या फरका दिया, यह अलग से चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एक सफल राजनीतिक विकल्प तैयार करने के मामले में आम आदमी पार्टी एक केस स्टडी तो है ही। उत्तराखंड की स्थिति भी इस वक्त कमोबेश वैसी ही है जैसी 2012-13 में दिल्ली की स्थिति थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में यहाँ के दोनों मुख्य दल और उनके नेता आकंठ डूबे हुए हैं। बल्कि उत्तराखंड में तो ऐसा बिजोग पड़ा है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस, इनको 2 अलग अलग दल कहना भी बेमानी लगता है। यहाँ निर्भगित दोनों एक ही हैं। विधायक तो छोड़िए, यहाँ सरकार बदलने पर मंत्रिमंडल तक वही रहता है जो पिछली बार था। वही नेता जो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री होता है वही भाजपा सरकार में भी मंत्री रहता है। तो सरकार क्या खारू बदलती है। और यही कारण है कि बॉबी पवार जैसे युवाओं में लोग उम्मीद खुजा रहे हैं। मोहित और लुसुन के पीछे युवा लामबंद हो रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या प्रदेश स्तर पर एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने की क्षमता इन युवाओं में है या नहीं। 1-2 चुनाव में गुरिल्ला युद्ध करके हार जीत के समीकरणों को प्रभावित करना अलग बात है और इन घाघ पार्टियों के खिलाफ एक मजबूत और स्थायी विकल्प खड़ा करना एक बिल्कुल दूसरी बात। इसके लिए सबसे पहले तो यही जरूरी है कि एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया जाए जिसके संविधान में ये स्पष्ट हो कि उसकी पॉलिटिक्स क्या है। क्षेत्रीय मुद्दों को जितना समर्थन पिछले कुछ समय में मिल रहा है उसमें पूरी गुंजाइश है कि इन युवाओं का कोई संगठन इन तमाम मुद्दों के आलोक में एकजुट होकर राजनीतिक विकल्प बनाने की जमीन तैयार करे भी। भाजपा कांग्रेस को परख चुकी जनता में एक बड़ा तबका तो है ही जो इन युवाओं को हाथों हाथ लेने को तैयार भी है। बॉबी पवार, राम कंडवाल, मोहित डिमरी, लुसुन टोडरिया, इन जैसे युवाओं के नेतृत्व में क्या प्रदेश को विकल्प की राजनीति का वो संगठन मिल सकता है जिसके लिए पूरे प्रदेश में इस वक्त छटपटाहट महसूस हो रही है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हफ्ते की कुछ अन्य खबरों की तरफ। आज यानी 25 नवंबर को उत्तराखंड के सैकड़ों युवा एक बार फिर से सड़कों पर थे और उनकी मांग वही पुरानी है जिसके लिए आज ही वर्तमान से पूर्व हुए प्रदेश के एक्टिंग डीजीपी आश्वासन भी दे चुके थे। मांग है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए और इसमें महिलाओं के लिए भी पद जोड़े जाए। इन मांगों के लिए पिछले काफ़ी समय से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और मुकदमे तक झेल रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें लगातार सिर्फ बुधिया रही है। इस संबंध में कोई भी आदेश अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। आदेश जारी हो भी जाते अगर हमारा पुलिस महकमा ही राजनीति में दिलचस्पी थोड़ा कम लेता और छपास रोग से बच पाता। अब ये तस्वीर ही देखिए। ये तस्वीर पुलिस विभाग ने ही जारी की थी और जब फजीयत होने लगी तो आनन फानन में हटा भी ली। तस्वीर को साझा करते हुए पुलिस विभाग ने लिखा था, आज पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड श्री अनुभव कुमार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर
पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस पोस्ट के बाद जब इंद्रेश मैखुरी जैसे कुछ लोगों ने ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल का हवाला देते हुए अपनी पोस्ट में याद दिलाया कि उसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जैसी बातों को क्यों खाडुन जुगिया चुलाते हुए पद की गरिमा तक को ताक पर रखा जा रहा है, तब शायद महकमे को याद आया कि ओह ये तो ब्लंडर हो गया। इसलिए पश्चाताप करते हुए उन्होंने पोस्ट डिलीट की और हो गया हर हर गंगे। वैसे आज ही उत्तराखंड को नए पुलिस डीजीपी भी मिले हैं जिनका नाम है दीपम सेठ। उम्मीद है कि अपने कार्यकाल में वो बांझा पड़ रही कानून व्यवस्था और मरघट का जल्लाद बन चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे जो लगातार विकराल होती जा रही है। बीती रात ही उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष रहे त्रिवेंद्र पंवार इस लगातार भयावह होती जा रही सड़क दुर्घटनाओं की समस्या का शिकार हो गए। तेज रफ्तार से आते एक ट्रक ने बीती रात उन्हें टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई। राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम आंदोलनों में त्रिवेंद्र पंवार ने आजीवन संघर्ष किया है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। पिछले लंबे समय से भू कानून और मूल निवास के सवाल को प्रदेश भर में उठा रही संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी अब अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। 26 नवंबर से देहरादून के शहीद स्थल पर यह भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा संघर्ष समिति ने की है। उनकी मुख्य मांगें हैं कि 2018 से अब तक भू कानूनों में हुए संशोधनों को रद्द किया जाए। जिस तरह अध्यादेश लाकर इन्हें लागू किया गया था उसी तरह अध्यादेश लाकर इन्हें तुरंत निरस्त किया जाए। यूपीजेडएलआर की धारा 2 को हटाया जाए। भू कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए। उत्तराखंड के भूमिहीन मूल निवासियों को भूमि आवंटित की जाए आदि। भू कानून के सवाल को प्रदेश की राजनीति के मुख्य मुद्दों में शामिल करने में संघर्ष समिति की अहम भूमिका रही है। उम्मीद है इस मुद्दे पर मोहित डिमरी और उनके सहयोगियों को आगे भी वैसा ही समर्थन मिलेगा कि ये मुद्दे अंजाम तक भी पहुंचे। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें इस आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाद, नमस्कार।